प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मुफ्त टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण की योजना है वो प्रचलित है। और इसी क्रम में बहुत सारे संस्थाओं में जो निर्धारित प्रारूप गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा जियो जो जारी किया गया था उसके अनुसार फॉर्मेट तैयार किया गया है और उसकी सूचनाएं छात्र छात्राओं से भरवाकर उसमें संलग्नक लगवा करके संस्थाओं में जमा करने हेतु निर्देशित दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, टैबलेट आपको मिलना है या स्मार्टफोन आपको मिलना है तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड संस्था में होना आपका ज़रूरी है। यूराइस पोर्टल पर भी आपसे अपडेट करा लिया गया है। और यूराइस पर अपडेट होने के पश्चात बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो कोर्स को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके पास यूराइस की आईडी थी तो उन्होंने अपना अपडेट कर दिया है। तो ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन ही नहीं है या छोड़कर जा चुके हैं तो उनके लिए तो उसको सत्यापित करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपका ये डेटा महत्वपूर्ण है और इसको सही सही भरा जाना अति आवश्यक है। तो आज का ये जो वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊंगा, वो जो फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पर है तो उस फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको भरना है और आपको कैसे इसको फिल करना है। तो इसको बिल्कुल सही सही फिल करिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड आपका मेंटेन किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो इसको ऑनलाइन भी किया जाएगा। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें 1 2 3 करके है। सबसे पहला जो है वो है आपका, देखिए, स्टूडेंट नेम। तो आपको जो भी भरना है, एक बात चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि आपको कैपिटल में लिखना है। तो जैसे स्टूडेंट नेम जो भी आपका नाम है तो कैपिटल में आप पूरा अच्छे से साफ साफ राइटिंग में लिख दीजिए। उसके बाद बात आती है जेंडर की। तो जेंडर में ये तो यदि कोई लड़का है तो मेल लिखेगा, यदि लड़की है तो फीमेल लिख देगी। तो मेल या फीमेल में से एक आपको लिख देना है। अब बात आती है फादर्स नेम की। फादर्स नेम में आपके पिताजी का जो भी नाम है वो पूरा सही सही आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए। तो उसमें पूरा नाम जैसा आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है कैपिटल लेटर्स में लिखिए। उसके बाद मदर्स नेम की बात आए तो अपनी माता का नाम लिख दीजिए हाई स्कूल में जैसा लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, पहले डी यानी डेट, फिर डैश लगा के मंथ, और फिर डैश लगाकर आपको ईयर लिखना है। तो इसी फॉर्मेट में आप उसको सही सही बिल्कुल भर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर की बात आती है। तो आधार कार्ड सामने सामने अपने रख लीजिए और आधार का नंबर बिल्कुल देख करके सही सही भरिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो इस आधार नंबर आपका सही होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई मिस्टेक आप मत करिए। दूसरा बात आती है मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो उस मोबाइल को आप इसमें फीड कर दीजिए या फिल कर दीजिए, जो आपका स्वयं का मोबाइल हो, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ OTP या मैसेजेस आपको प्राप्त हों टैबलेट वितरण के समय में। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल अपना और सही सही लिखिए, उसमें कोई त्रुटि या गलती ना होने पाए। आठवां आपका ईमेल आईडी है। तो ईमेल आईडी आपका स्वयं का होना चाहिए, किसी भी कैफ़े वाले का या कंप्यूटर वाले भैया का नहीं होना चाहिए। आपका स्वयं का ईमेल आईडी है, यदि नहीं बना है तो ईमेल आईडी बना लीजिए। वैसे जिनके पास भी मोबाइल होता है तो आजकल गूगल की जो सर्विसेज हैं वो ईमेल या जो जी गूगल का जो अकाउंट है वो बनाए बिना नहीं मिलती हैं। तो आपका ईमेल 100% बना होगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास मोबाइल स्वयं का नहीं है या पुराना मोबाइल इस्तेमाल करता है तो वो अपना ईमेल आईडी किसी भी अपने दोस्त के साथ मिलकर के बनवा सकता है या किसी का भी सपोर्ट लेकर के बना सकता है। उसका यूजर आईडी पासवर्ड अपना सेव रखे। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही लिखना है, कोशिश करना है कि जीमेल में ही आप अपना ईमेल आईडी बनाइए। तो ये उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया है xyz@gmail.com, जो भी आपका हो @gmail.com करके लिख दीजिए। अब बात आती है परमानेंट एड्रेस की। तो परमानेंट एड्रेस जो आपको लिखना है वो, परमानेंट एड्रेस का मतलब स्थायी पता, जहाँ के आप रहने वाले हैं। तो वहाँ की जो शुरुआत करेंगे लिखने की तो सबसे पहले लिखा जाता है केयर ऑफ। केयर ऑफ या सन ऑफ भी लिख सकते हैं। केयर ऑफ का मतलब जो एग्जैक्ट पता है। अब आप सोचिए कि आप जैसे घर में रहते हैं तो आप एक अभी छोटे बच्चे ही हैं या आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको कम लोग जानते होंगे, लेकिन आपके पिताजी को ज़्यादा लोग जानते होंगे। और जो भी पत्र आएगा या कोई व्यक्ति आएगा तो पहले आपके पिताजी को पूछेगा। तो हमेशा जब परमानेंट एड्रेस लिखा जाता है तो केयर ऑफ करके और अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद अपना कॉमा लगा करके हाउस नंबर यदि कोई है तो लिख दीजिए। हाउस नंबर नहीं है तो गली नंबर हो या जो कुछ
भी है, जैसे स्टेशन रोड हो गया, या कोई विलेज है, आप गांव के रहने वाले हैं तो विलेज होगा इस तरीके से, या कोई मोहल्ला है अगर आप शहर में रहते होंगे कस्बे में, तो जो भी चीज़ें हैं केयर ऑफ करके ये इतना, पिताजी का नाम या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके नाम पर पत्र आता हो उनका नाम केयर ऑफ करके लिख देना सबसे बेस्ट होता है। कॉमा लगाकर हाउस नंबर हो या आपके मोहल्ले का नाम या कोई ऐसी जगह जो फेमस हो वहाँ पर, और कॉमा लगा के इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें लिख दीजिए। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया हाउस नंबर 10, कॉमा स्टेशन रोड लिख दिया, तो उससे पहचानूंगी कि भाई स्टेशन रोड में यहाँ मकान है इनका। विलेज लिख दिया कि बरगढ़ का है, तो उदाहरण मैंने दिया है बरगढ़ का, तो आप अपने जहाँ के रहने वाले हैं आप वहाँ का लिखिए। उसके बाद तहसील या ब्लॉक, तो परमानेंट एड्रेस जहाँ का आपका है वहाँ की एक तहसील भी होगी, ब्लॉक भी होगी। आप घर में किसी को भी फ़ोन करके पूछेंगे, गांव में भी पूछ लेंगे, तो वो भी आपको तहसील या ब्लॉक का नाम बता देंगे। तो ये अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ कर भर लीजिए। नहीं फिर ज़्यादातर जिनके आधार कार्ड में एड्रेस सब सही लिखा रहता है उनमें भी तहसील या ब्लॉक लिखा रहता है। डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, चित्रकूट मैंने लिख दिया है, चित्रकूट का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, या लखनऊ के, या कहीं के भी रहने वाले हैं, तो वो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। उसके बाद पिन कोड की बात आती है, तो जैसे बरगढ़ का एड्रेस दिया है तो 210 208 यहाँ का पिन कोड है। उसी तरीके से आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का भी पिन कोड होगा। वैसे जितने भी आधार कार्ड बने होते हैं सभी में पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट ये सब लिखा ही होता है, तो आप अपना आधार कार्ड देख लेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। नेटिव स्टेट की बात आती है, नेटिव मीन्स, नेटिव स्टेट मतलब जहाँ के आप मूल निवासी हैं जिस स्टेट के। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ एडमिशन कुछ बच्चे बिहार के या मध्य प्रदेश से भी आते हैं, बॉर्डर लगता है, तो वो अगर वहाँ के रहने वाले हैं तो वो वहाँ का भी स्टेट अपना लिख देंगे कि बिहार के रहने वाले हैं या मध्य प्रदेश के। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के हैं तो वो अपना नेटिव प्लेस यानी जन्म का जो स्टेट है वो अपना उत्तर प्रदेश लिखेंगे। तो ये अब बात हो गई है 13 पॉइंट तक। 13 के बाद हम बात कर लेते हैं 14वें नंबर पर लिखा है यूनिवर्सिटी नेम। तो यूनिवर्सिटी नेम में हमारा यूनिवर्सिटी ना होकर के क्या होता है, बोर्ड का नाम होता है। तो बोर्ड का नाम हम अपना पूरा लिख देंगे, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कॉमा लगाकर उत्तर प्रदेश या यूपी। उसके बाद आती है इंस्टीट्यूट नेम की। तो बच्चों आप लोग जो फर्स्ट ईयर में हैं वो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और अपने माइंड में बैठा लेंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए, कहीं भी आपसे पूछा जाए, भरवाया जाए तो आप उसको लिख सकें। और फाइनल ईयर सेकेंड ईयर वाले भी देखकर बिल्कुल सही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। तो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़, फिर कॉमा लगा के लिख दीजिए चित्रकूट। तो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट आपके इंस्टीट्यूट या संस्था का नाम है। इसी तरह से यदि कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई बांदा का है, कोई लखनऊ का है, कोई प्रयागराज का है, तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक प्रयागराज, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बांदा, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, जहाँ कहीं भी आपका पॉलीटेक्निक है वहाँ पर आप लिख देंगे। यदि प्राइवेट पॉलीटेक्निक है तो प्राइवेट पॉलीटेक्निक का नाम पूरा बिल्कुल सही सही आप लोग अपना भरेंगे। मतलब आप जहाँ भी अध्ययन रहते हैं वहाँ उस संस्था का नाम आपको लिखना है। अब बात आती है स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर की। तो जो बच्चों सेकेंड ईयर और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनका इनरोलमेंट नंबर है उन सभी के पास, उनको पता भी है, वो ई से स्टार्ट होता है। तो E19 मतलब ई के बाद 19 लिखा होगा, मतलब 19 में एडमिशन लिया होगा या 20 में लिया होगा, इस तरह से होगा, तो वो पूरा लिख देना है। फिर कॉमा लगाकर जो यू राइस का जो आपका आईडी है उसको भी भरना है। तो ये दोनों, ये पॉलीटेक्निक के छात्रों को ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों आप लोग फिल कर देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चों स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर लिखा है तो आपका इनरोलमेंट नंबर है तो वो भी लिखना है सेकेंड ईयर फाइनल ईयर को। फर्स्ट ईयर का जैसे अभी उसमें यू राइस पर आप लोग करा रहे हैं, जिनका हो गया हो तो वो भर देंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट करके इसको भरेंगे। ये कंपलसरी है, सबको इसमें लिखना ही पड़ेगा। तो ये यू राइस आई डी जरूर लिखिए और इनरोलमेंट अपना लिखना ही लिखना है। फर्स्ट ईयर की इनरोलमेंट प्रोसेस भी शुरू होने वाली है, 1-2 दिन में सभी का इनरोलमेंट हो जाएगा। तो इनरोलमेंट होने के पश्चात इनरोलमेंट नंबर भरिए और यूराइज की ये आईडी भरिए। यूराइज भी कंपलसरी है, आपको यदि टैबलेट चाहिए और या फिर इस योजना का पात्र आपको रहना है तो आपको ये अपना इनरोलमेंट कराना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी होता ही है। यूराइज में आपको रजिस्ट्रेशन मस्ट है, आपको कराना ही पड़ेगा। तो ये काम आप जरूर कर लीजिए, इसमें दोनों भरिए। इसको मैं फिर आपसे बता दूं 16 नंबर के पॉइंट में इनरोलमेंट नंबर के साथ साथ यूराइज की आईडी भी आपको फिल करना है। यूराइज की आईडी यूआर से स्टार्ट होती है और जो इनरोलमेंट नंबर है वो कैपिटल ई से स्टार्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों लिखेंगे, जिसका भी कंप्लीट नहीं उसको कंप्लीट करा लेंगे यूराइज आईडी वगैरह, तब उसको भर करके संस्था में जमा करेंगे।
उसके बाद नेम ऑफ कोर्स की बात आती है। तो जैसे हमारी संस्था में 3 ब्रांच हैं, तो मैंने उदाहरण के लिए तीनों ब्रांचों के नाम लिखे हैं। इसके अलावा कोई दूसरे पॉलीटेक्निक में बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, पेंट टेक्नोलॉजी, कोई भी ब्रांच यदि चलती है तो वो उस ब्रांच का नाम यहाँ पर भर देंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग हमारे यहाँ है, सिविल इंजीनियरिंग ईपीसी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है। तो मैंने तीनों का नाम लिख दिया। आप में जो अप्लीकेबल है, जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो ये हटा देगा, ईपीसी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो इसको सिविल इंजीनियरिंग भरेगा। यदि कोई सिविल इंजीनियर ईपीसी का है तो वो अपना इसको लिख देगा, बाकी हटा दे। कोई मैकेनिकल का है तो ये दोनों हटा देगा, इसको लिख देगा। तो बच्चों इस तरह से आपको अपने कोर्स का नाम लिख देना है, या ब्रांच का नाम कहिए लिख देना है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का, जो भी आपकी ब्रांच है उसको पूरा फुल अपना भर दीजिए। उसके बाद लेवल ऑफ कोर्स, लेवल का मतलब है डिप्लोमा है कि यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। तो आपका ये बच्चों डिप्लोमा है तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इसमें आपका भर देना है, ये लेवल ऑफ कोर्स है। उसके बाद लेवल इनरोल इन, तो इसमें अभी कन्फ्यूजन है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ये फॉर्म असल में कई जगह भरवाया जा रहा है, तो इसमें आप लिख दीजिए लेवल इनरोल इन में 3 इयर्स डिप्लोमा। तो लेवल इनरोल इनमें क्या लिख देंगे आप, 3 इयर्स डिप्लोमा। यदि कुछ और फिर बताया जाए संस्था से कुछ और कहें तो उसको आप आगे और लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ये लिख देंगे तो कोई उसमें समस्या नहीं है। उसके बाद करेंट कोर्स ईयर की बात करें तो या तो आप 3 इयर्स 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है तो 3 साल होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। यदि 2 साल वाला कोर्स है तो फर्स्ट ईयर होंगे और फाइनल सेकेंड ईयर होगा, या फाइनल ईयर कह लीजिए। 1 साल वाला है तो एक ही ईयर होगा। तो करंट यदि फर्स्ट ईयर में कोई नौ प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे, सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर लिखेंगे। यदि कोई लेटरल एंट्री से प्रवेश हुआ है तो वो सेकेंड ईयर ब्रैकेट में लेटरल एंट्री लिखेंगे, और कोई फाइनल ईयर के जो छात्र हैं वो फाइनल ईयर यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 में से 1 आप जिसमें भी ईयर में है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर जो 21 नंबर है, फीस ड्यू इफ़ एनी, यदि कोई आपकी फ़ीस ड्यू है तो सभी बच्चों ने एडमिशन जिन्होंने लिया है तो सभी ने अपनी फ़ीस इसमें भर दी है, तो उसको यस कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए, जो भी आपका है। यदि ड्यू है तो फीस ड्यू इफ़ एनी, तो इसमें नो कर दीजिए, कोई फीस ड्यू नहीं है। यदि फीस ड्यू है तो यस करके उसको वो कर दीजिए। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही है वो यहाँ पे फीस एनओसी में आ रही। कह रहे हैं एनओसी में क्या बनना है, तो एनओसी का बच्चों मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब फीस का कोई एनओसी का मतलब होता है, जैसे बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ से लेखा डिपार्टमेंट से एनओसी मिलती है कि हाँ आपने फीस पूरी जमा कर दी है। तो यहाँ बच्चों आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप फीस यदि भरा है आप रसीद लगा देंगे तो वो लेखा विभाग जो भी देखते होंगे तो वो यहाँ पर यस या नो कर देंगे कि हाँ भाई इनकी एनओसी है। तो उसके लिए आप बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यस कर दीजिए कि अगर आपने फ़ीस जमा की है कि हाँ भाई आपकी एनओसी है, तो वो लेखा विभाग वाले इसमें साइन कर देंगे। ज़रूरत होगी तो संस्था वाले करा लेंगे। तो इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संलग्नकों की, कि संलग्नक आपको क्या क्या लगाना है। तो संलग्नक ये सामने लिखे हैं। इसमें जैसे अब हाई स्कूल जो करके आए हैं तो हाई स्कूल बस की लगा देंगे मार्कशीट, इंटरमीडिएट की इनको आवश्यकता नहीं है। प्रवेश रसीद की छाया प्रति लगा दीजिए। प्रवेश रसीद का जो भी आपका, जैसे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट नव प्रवेशित हैं तो उनके पास उनका जो अलॉटमेंट लेटर है या एडमिशन लेटर जो जनरेट हुआ था उसको लगा सकते हैं, उसको लगा दें। या फीस की रसीद भी लगाना है। तीसरा, आधार कार्ड की छाया प्रति, ये मस्ट है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगा दीजिए। यदि किसी के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है और वो यहीं का पढ़ा है तो उसके आधार में भी लिखा है तो कोई बात नहीं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप क्रॉस कर दीजिए अगर नहीं है आपके पास निवास प्रमाण पत्र। अब फीस की एनओसी का मतलब फीस की रसीद लगाना है। फीस एनओसी का यहाँ डिप्लोमा पॉलीटेक्निक में कोई ऐसा महत्व तो नहीं है। एनओसी तो वही खुद वो लेखा वाले पता करके बता देते हैं। तो फीस एनओसी का मतलब फीस की रसीद आप लगा दीजिए, वही आपका एनओसी हो जाएगा कि हाँ भाई आपने फीस इससे जो सत्र में प्रवेश लिया है तो फीस जमा की है। तो यहाँ क्या करना है आपको, 5वें नंबर में फीस की रसीद लगा देना है। और छठे नंबर पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिखा है। तो बच्चों अगर आपके किसी संस्था में कहें 2 पासपोर्ट साइज तभी आप उसको करिए, नहीं 1 पासपोर्ट साइज यहाँ ऊपर जो लगाना है वो मैं बता देता हूँ, उसको चिपका दीजिए और फॉर्म जमा कर दीजिए। 2 की आवश्यकता नहीं है, एक ही फ़ोटो लगा करके, जैसे बरगढ़ के छात्रों को मैं यही कहूँगा कि एक फ़ोटो चिपका कर फॉर्म में वही आप जमा करिए। एक आप अपने पास रखिए, ज़रूरत पड़ेगी तो मांगेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 7वें में प्रथम या द्वितीय वर्ष डिप्लोमा की मार्कशीट,
तो जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर से फाइनल में गए हैं तो वो सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपनी लगाएंगे वीटी यूपी से जो निकली है नेट कॉपी। और जो सेकेंड ईयर में बच्चे अध्ययनरत हैं अभी वो फर्स्ट ईयर की अपनी मार्कशीट लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में गए हैं, तो वो भी एक मार्कशीट लगा करके आप उसको जमा करेंगे। ये सारे संलग्नक, तो ये संलग्नक सभी फोटो कॉपी हैं, तो फोटो कॉपी में 100 प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपने साइन कर देना है और डेट डाल देना है। इतना काम करना है तो 100 प्रमाणित या आपके सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है छात्र छात्रा के हस्ताक्षर, तो जहाँ हस्ताक्षर लिखा है यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी है, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर देना है और डेट डाल देना है। तो ये काम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फ़ोटो की। फ़ोटो आपको कहाँ चिपकानी है, तो देखो बच्चों ये फ़ोटो आपके लिए यहाँ एक कॉलम बना है, जो फॉर्म आपको मिला है तो यहाँ पर कॉलम बना है इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर। तो यहाँ बच्चों ये रेड जो मैंने बनाया है स्क्वायर, इसमें फ़ोटो के लिए फॉर्म आपको जो दिया गया है वो यहाँ पर बना है। और वो फ़ोटो कॉपी आपको उसका फॉर्म जो दिया गया उसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, 1 रुपये लगेगा। आप उसकी फ़ोटो कॉपी कराकर सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी अपनी करा लीजिए और संलग्नकों के रूप में क्रम से लगा करके और सेल्फ टेस्ट करके उसको आप लगा करके सिस्टमेटिक तरीके से दीजिए। और ये ज़रूरत पड़े तो एक कॉपी अपने पास भी रखे रहिए, आप ही के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ही के काम आएंगे भविष्य में। तो इसकी कोशिश करिए कि 2 भर लीजिए या फिर जो आप एक ही बनाए हैं उसको स्कैन करके बढ़िया से या फ़ोटो खींचकर अपने मोबाइल में सुरक्षित रख लीजिए। तो आगे कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको देख सकते हैं या निकाल करके उसको दोबारा दे सकते हैं, कभी अगर किसी और को देना हुआ या कभी आपको खुद देखना है कि क्या डिटेल आपने भरा था गलत है कि सही है, तो वो रिकॉर्ड अपने पास आपको मेंटेन करके रखना ही रखना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उसको अपने पास सुरक्षित डिजिटली रख लीजिए या फिर एक कॉपी आप करके अपने पास रख लीजिए, भविष्य के लिए आपको इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो ये बच्चों सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। फ़ोटो यहाँ पे लगाना है, आपको फ़ोटो यहाँ लगा दीजिए और फ़ोटो लगाने के बाद ये सारा चीज़ यहाँ साइन कर दीजिए। जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनमें सभी में आपको स्वप्रमाणित करना है और क्रम से लगाना है। जैसे हाई स्कूल लगाया है तो हाई स्कूल, और ये इंटरमीडिएट काट दीजिए, हाई स्कूल टिक कर दीजिए। प्रवेश रसीद की छायाप्रति लगाई है, ये टिक कर दीजिए। आधार कार्ड की छायाप्रति लगाई है, इसको कर दीजिए। निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाई है, इसको कर दीजिए। नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। फीस की रसीद है, एनओसी, तो ये ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और छठा है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो ये 2 पासपोर्ट साइज की जगह एक फ़ोटो चिपका दीजिए, वही बहुत है। अब बच्चों यहाँ पे जैसे प्रवेश रसीद की छायाप्रति में मैंने बताया फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए एक एडमिशन लेटर वगैरह लगा सकते हैं, और जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र हैं वो अपनी प्रवेश की रसीद लगा दें, तो वो एक ही हो जाएगा। चाहे इसकी जगह लगा दीजिए और चाहे फीस एनओसी की जगह लगा दीजिए, तो एक ही चीज़ है। तो इसको टिक कर दीजिए, फीस एनओसी की आपने रसीद लगा दिया तो वो वही हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इस तरह से फीस की रसीद सभी बच्चों को लगाना है। फर्स्ट ईयर में है तो वो अपनी लगा दें, तो और उसके बाद सेकेंड ईयर में जो है वो भी अपनी लगा दें, और जो फाइनल ईयर में बच्चों ने फीस जमा की है वो अपनी उसकी फ़ोटोकॉपी एक लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और इनको लगाकर संलग्न करके बिल्कुल सही सही डेटा भर के सारा चीज़ एक एक करेक्ट होना चाहिए। आपका स्वयं का फॉर्म है, आपको जानकारी भी होगी कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, पूरी आपके अंदर जागरूकता भी आएगी, और भविष्य में कभी फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से उसको भर सकते हैं। तो बच्चों ये था मेरा आज का वीडियो, इसमें बताना ज़रूरी था क्योंकि एक एक बच्चे मुझसे फ़ोन करके या फिर पर्सनली आकर पूछ रहे थे कि सर हम इसमें क्या भरें, इसमें क्या आएगा, इसमें कैसे आएगा। तो बच्चों अब एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं, अपना स्वयं का फॉर्म बढ़िया अच्छे से भर करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके फिर आप वहाँ पर जमा कर दीजिए संस्था में समय से, और सारी कार्रवाई आप पूर्ण कर लीजिए ताकि समय से आपको टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया जा सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभकामनाओं सहित अपने इस वीडियो को आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।